नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है क्योंकि वो सर्च में नहीं आता था, ठीक है। क्योंकि YouTube पर इस सर्च इंजन पर बहुत सारे पीके नाम से बहुत चैनल ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए हमने अपना नाम यानी अपने चैनल का नाम सनराइज स्टडी हब रख दिया है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेल्स के बारे में, ठीक है। ये सेल्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर करा था जिसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। इतने डिटेल्स में आपने किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ा होगा और किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जितनी डिटेल में हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं था, पर हम उससे ज्यादा डिटेल लेकर आए हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम सभी कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था सिर्फ कोशिका यानी हमारी प्रोकैरियोटिक और हमारी यूकैरियोटिक यानी एनिमल सेल, प्लांट सेल आदि इनके बारे में पढ़ा था। पर यहाँ पर हम उन सेल यानी कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे जो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। यानी हम यहाँ पर सीधे तौर पर बात करें तो हम यहाँ पर कोशिका के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कोशिका अंग कैसे कार्य करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सर्वप्रथम सेल से, ठीक है। तो ये जो सेल हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, ये हमारी पादप सेल प्लस एनिमल सेल दोनों को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि ये क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल सेल में होता है, सर ने यहीं पर लिख दिया, पर ये हमने पूरी सेल्स को एक ही यानी प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल दोनों को कंबाइन करके इसमें दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ओनली कोशिका अंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम कोशिका यानी सेल से, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम दिख भी रहा होगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहाँ पर कोशिका सिद्धांत की। तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और समान ने दिया था, पर यह बताने में असफल रह गए कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद है हमारे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया कि कोशिका का जो निर्माण होता है वो कोशिका द्वारा ही होता है, यानी कोशिका ही स्वतः अपना निर्माण कर लेती है दूसरी कोशिका का, ठीक है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया था यानी सभी जितने जीव और कोशिका होती है वो कोशिका के ही दूसरे उत्पाद है, यानी कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं हम जो इनमें केंद्रक होता है वो इनका मुख्य अभिकर्ता यानी उनका मास्टरमाइंड यानी उनका मास्टर होता है, यानी इसी के आदेश पर ये सभी कोशिका अंग कार्य करते हैं। अब बात करेंगे हम कोशिका अंग के बारे में, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम कोशिका भित्ति। तो हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे कोशिकांग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आता है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल यानी पादप सेल में होती है, यानी प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में ही कोशिका भित्ति होती है। उसके अलावा भी कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें हमारी कोशिका भित्ति होती है। जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कवक, पादप और एक कोशिकीय जीव। हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसके बाद बात करते हैं पादप। पादप में भी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद बात करते हैं कवक की। कवक यानी फफूंद, उनमें भी कोशिका भित्ति होती है। उनकी कोशिका भित्ति काइटिन शर्करा की बनी होती है। ये सभी शर्करा हैं, ये सभी क्या हैं? शर्करा, यानी काइटिन शर्करा, सेलुलोज शर्करा, ये दोनों शर्करा कॉम्प्लेक्स शर्करा है, यानी ये बहुत जटिल शर्करा है, आपने देखा होगा। क्योंकि सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए इनकी जो वनस्पति होती है, वनस्पति को भैंस आदि पचा लेते हैं और खा भी लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है, हम जिस प्रकार हम गन्ने का सेवन करते हैं, गन्ने को हम पचा लेते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी शुगर वगैरह होता है, पर इनमें क्या होता है? सेलुलोज, ये भी मीठा होता है। तो भैंस इसको यानी भैंस, पशु आदि इनको चबा चबाकर मीठे के रूप में इसको ले लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक बहुत जटिल आकृति होती है, क्योंकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, इसलिए उनकी जो ऊपरी परत होती है वो बहुत टफ होती है, यानी उनकी प्रत्येक कोशिका बहुत टफ होती है। इसलिए पेड़ पौधे आदि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनमें हार्डनेस होती है। पर आदमी में ज्यादा हार्डनेस नहीं होती, क्योंकि उनके पास अगर ये कोशिका भित्ति हटा दे ओनली रह जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली नरम होती है, इसलिए हमारी त्वचा भी नरम रहती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों में होती है, ठीक है। अब चूंकि आप बात करते हैं यहाँ पर, यह अर्धपारगर्भ में झिल्ली होती है। अर्धपारगर्भ में मतलब यह कुछ पदार्थ यानी कुछ ऐसे पदार्थ जिनको बाहर जाना हो, कुछ ऐसे पदार्थ जिनको अंदर आना हो, उनका नियंत्रण करती है। यानी किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर कोई पदार्थ बाहर जाना चाहता है या अंदर आना चाहता है तो उसे कोशिका झिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह कोशिका झिल्ली मानव शरीर में भी होती है और एनिमल
यानी प्लांट सेल में भी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिपिड की बनी होती है। लिपिड आपने पहला लिपिड पढ़ा होगा। लिपिड होता क्या है? तो लिपिड होता है हमारा कार्ब प्लस प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का सम्मिलित रूप को हम लिपिड कहते हैं। यानी ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ये हमारी लिपिड की बनी होती है, ठीक है। जंतु तथा पादप दोनों में होती है। कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों का निर्धारण, कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों का निर्धारण करती है, ठीक है। अब आपको दिख भी रहा होगा जो सबसे बाहरी वाली परत है हरे वाली, ये हमने कोशिका भित्ति दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके बीच में गैप है। अब हमने क्योंकि गैप इसलिए दिया है क्योंकि हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में थोड़ा सा अंतर दिखा सके आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है हमारी नंबर 2, यानी जो रेड वाली है ये हमारी कोशिका झिल्ली। सिर्फ अगर हम ये ऊपरला हिस्सा हटा दे तो ये बन जाएगी हमारी एनिमल सेल। अगर इसमें दीवार जोड़ दे तो ये बन जाएगी हमारी पादप सेल यानी प्लांट सेल। उसके बाद बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट अंग है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है इसमें, ठीक है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिका अंग है जिसमें हमारा क्रेब्स चलता है, यानी श्वसन चलता है। इसमें जब आपने भी देखा होगा जब आप सांस लेते हैं जब तक आप जीवित रहते हैं, क्योंकि सांस लेने से ही हमारे अंदर ऊर्जा होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमारा ग्लूकोज टूटता है और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन चलता है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक ऐसा कोशिकांग है ये जिसमें खुद के डीएनए तथा आरएनए होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि केंद्रक में ही डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, पर केंद्रक के अलावा डीएनए और तथा आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया बिना केंद्रक के अपने आप को जीवित रख सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। जिस अंग में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर यह है माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी संख्या खुद बढ़ा देता है, ठीक है। अब एक फैक्ट बता दें आपको, जिस अंग का हम ज्यादा यूज करेंगे यानी जिस अंग का हम ज्यादा यूज करते हैं उनकी कोशिकाओं में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं सारी ऊर्जा ये पंखों द्वारा, सारा काम पंखों द्वारा करते हैं। अधिकतर आना जाना कुछ भी हो, ठीक है, ये सब पंखों द्वारा करते हैं। इनकी पंखों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनकी एक कोशिका में लगभग 6000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इनमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र हम आगे पढ़ाएंगे। क्रेब्स चक्र एक अलग से चैप्टर है। इनकी जो अंदर की दीवार होती है वो क्रिस्टी की बनी होती है। देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की दीवार उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। उसके बाद इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी, पर इसका नामकरण बेंडा ने किया था। बेंडा ने नामकरण इसका किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने, पर नामकरण किसने दिया था? बेंडा ने, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है, अब देखो जहां अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पर अधिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी संख्या खुद ब खुद बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इनमें खुद का डीएनए तथा आरएनए होता है, ठीक है। उसके बाद इसे यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक माना जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक एक सेल से मिलकर बनी होती है, वह अपना जीवन खुद चला सकती है, ठीक है, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता। तो इसी प्रकार यूकैरियोटिक के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसको केंद्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद अपने आप इंटरेक्शन देकर और अपना विस्तार कर लेता है, यानी अपनी संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं शिशु को माइटोकॉन्ड्रिया मां से मिलता है, ठीक है, यानी मदर से मिलता है, पिता से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। बच्चा जब नवजात शिशु होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलता है? अपनी मां से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया का वाहक कौन होता है, तो फीमेल यानी मदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शैवाल तथा जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किसमें? शैवाल तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, शैवाल तथा जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और शैवाल आपने देखा होगा जैसे एक काई वगैरह फर्श पर काई जम जाती है, ठीक है, आदि इन सबको क्या कहते हैं? शैवाल। तो इनमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता, इसलिए खुद अपना श्वसन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक और कोशिकांग पढ़ाते हैं आपको। आगे बात करते हैं हम अपने अगले कोशिकांग यानी जीव द्रव्य के बारे में, ठीक है। ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए था पर हमने पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया, ठीक है। तो हम अब तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं जीव द्रव्य। तो इसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। जीव द्रव्य को ही जीवन का आधार कहते हैं, यानी जितने भी कोशिका अंग है उनमें जो जीवन है, मतलब वो किसकी वजह से पनप रहा है? वो पनप रहा है हमारा कोशिका
यानी जीव द्रव्य के कारण। इसी जीव द्रव्य से यह अपना सब कुछ यानी जो चीजें जीवन आदि वगैरह यानी जीवन यापन इसी जीव द्रव्य में करते हैं। अगर इसी जीव द्रव्य को कोशिका से बाहर निकाल ले तो ये बाकी जितने भी कोशिका अंग हैं ये मर जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य दो प्रकार से होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक हमारा केंद्रीय का द्रव यानी केंद्र में पाए जाने वाला द्रव, आपको दिख रहा होगा ये केंद्र में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा? केंद्रीय का द्रव। अगर ये बाहर पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव का संगठन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कोशिका द्रव में 80% जल होता है तथा 20% तत्व होते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं? यानी सबसे ज्यादा होती है इसमें O2 यानी ऑक्सीजन। कितनी होती है? 76%। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें कार्बन होता है 10% और हाइड्रोजन होती है ये भी 10% होती है, नाइट्रोजन होता है 2.5%। एक बार और दोहरा ले, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब चूंकि इनमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक यानी जो तत्व कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक तत्व कहते हैं, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होता उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक यानी कार्बनिक, तो अकार्बनिक और कार्बनिक तत्वों का जो अनुपात है वो हमारा 81:19 यानी कार्बनिक कितना होगा? 81 और अकार्बनिक 19। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका बनी होती है उसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है या कार्बनिक? तो पाया जाता है हमारा कार्बनिक पदार्थ ज्यादा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोशिका संगठन, यानी इससे ये हमने पढ़ा सिर्फ द्रव के बारे में। ठीक है, अब पूरी कोशिका यानी पूरी कोशिका का संगठन पढ़ेंगे। पूरी कोशिका में यानी पूरी कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जल। अगर आप एक कोशिका लोगे, ठीक है, तो उस कोशिका को निकाल कर देखोगे आपको क्या मिलेगा? उस कोशिका में आपको मिलेगा 70% जल। ठीक है, मान लिया आपने ये कोशिका निकाल ली अपने शरीर से और इस कोशिका से आप निचोड़ कर देखोगे इसको तो क्या निकलेगा? 70% जल। उसके बाद प्रोटीन निकलेगा 10%। प्रोटीन यानी आप किसी का भी मांस वगैरह खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरी कोशिका में 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद कार्ब कितना मिलता है इसमें? कार्ब मिलता है 3%। कार्ब से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। प्रोटीन से बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी के टूट फूट जो अंग वगैरह होते हैं उनका टूट फूट का जो वो टूट फूट रिपेयर कौन करता है? हमारा प्रोटीन। उसके बाद लिपिड होता है 2%। लिपिड हमने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का जो मिश्रण होता है उसको हम लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं इसमें? 5%। इन्हीं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। ठीक है, अगर आप 20 प्रोटीन मिलकर हमारे किसका निर्माण करते हैं? एक प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आयन। आयन कितना होता है हमारा? 1%। शरीर में कितना आयन होते हैं? 1% आयन। आयन मतलब सोडियम पोटेशियम आदि ये सभी आयन ही होते हैं। तो ये कितने होते हैं हमारे? 1%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम रसधानी की। रसधानी यानी वैक्यूल्स। आपने देखा होगा हम जल पीते हैं, वो जल हमारे पेट में थोड़े ना रहता है, वो जल हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में ही लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 70 से 80% हमारी पूरी बॉडी में जल होता है। वो कहां से होता है? लगभग आपने देखो ये यहां पर पढ़ेंगे एनिमल्स में सबसे जो एनिमल्स कोर्स, क्योंकि हमारी वैक्यूल्स पादप सेल प्लस एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है हमारी वैक्यूल्स। पर एनिमल सेल यानी जो हमारी उनमें छोटी होती है, यानी ये जो रसधानी होती है बहुत छोटी छोटी होती है पर संख्या में अधिक होती है। पर इसी बात करें हम प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारा जल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पेड़ में लगभग अगर पेड़ को आप काटेंगे उस पेड़ में देंगे तो बहुत सारा, जब गीली लकड़ी होती है तो बहुत वजन होता है, जब वो सूख जाती है तो वजन आधा भी नहीं रहता, लगभग 70 से 80% उसमें जल रहता है। यानी लगभग 30% वो वजन जो रहता है सूखकर वही एक्चुअली वजन कहलाता है। ठीक है, बाकी पानी रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम पादप में बड़ी होती है, ये बीच में होती है। ठीक है, जो पादप की जो रसधानी होती है वो बीच में होती है, पर हमारी एनिमल्स की जो वो होती है वो साइड में होती है। छोटी होती साइड में लग जाएगी, केंद्रक बड़ा रहेगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रिका होता है। केंद्रक, ये जो केंद्रक दिख रहा है एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंग कोशिकांग केंद्रक। और जबकि अगर पेड़ पौधों में पूछ ले तो पेड़ पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं हम अब देखते हैं जल स्टोर। यह है लगभग मानव शरीर का 60% जल हमारा इन्हीं वैक्यूल्स में
रहता है। किन वैक्यूल्स में? इन्हीं रसधानियों में रहता है। आपने देखा होगा जब गर्मी के दिन ज्यादा पड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, और बॉडी से निकलता है तो प्यास हमें लगती है, उसके बाद हम पानी पीते हैं दोबारा। क्योंकि अगर इसमें ये स्टोर, ये जल जो जल स्टोर है अगर धीरे धीरे पसीने के रूप में पूरा बाहर निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। रेगिस्तानी इलाकों में अधिकतर जब वहां पर जो यात्री होते हैं, सफर करते हैं, तो वहां बहुत अधिक पसीना आने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि ये 60% पानी बाहर निकल आता है। इसमें से 60% में से बहुत कम पानी रह जाए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी एक ऐसी कोशिकांग है जो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेकर गोल्जी बॉडी पूरी बॉडी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्रेब्स चक्र चल रहा है, श्वास हो रहा है। इसी प्रकार पूरी बॉडी में जब ऊर्जा बन रही है पर पूरी बॉडी एक समान रूप से तो कार्य नहीं कर रही है। असल में जैसे मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरी जीभ काम कर रही है, पर ये टांगे आराम कर रही है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा सब कहीं बराबर है, तो इसलिए जहां पर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है गोल्जी बॉडी वहीं पर ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इसको ऊर्जा का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। हमारे शरीर का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? सेल्स का, हमारा गोल्जी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोशिका भित्ति। तो यह यानी इसका जो कार्य है, गोल्जी बॉडी दो काम करता है। एक तो वो कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? हमारा गोल्जी बॉडी। उसके बाद पूछा जाता है प्रोटीन की छटाई कौन करता है? मैंने इससे पहले पढ़ा है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हमारी कोशिका में जो प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन की छटाई करता है, बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है और अच्छे पदार्थ को अंदर ले लेता है। इस काम को कौन करता है? हमारा गोल्जी बॉडी। और उस प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन जो ऊर्जा है उसको कहां पर पहुंचा देता है? दूसरे अंगों को पहुंचा देता है। यानी प्रोटीन, दूसरा काम इसका है प्रोटीन की छटाई करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तारक काय की। अगर गोल्जी बॉडी आपको समझ में आ गया हो तो हम तारक काय पे आते हैं। तारक काय यानी छठे नंबर पर। ठीक है, तो तारक काय यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी इसका काम है, इसकी खोज की थी हमारे बोबरी ने। ठीक है, तो ये केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है और लीवर में सबसे ज्यादा तथा ब्रेन में सबसे कम। ठीक है, इसका काम है सेल्स का कोशिका विभाजन करना। इसका काम है कोशिका विभाजन करना। विभाजन यानी कोशिका विभाजन यानी सेल्स को तोड़ना, यानी एक भाग से दूसरे भाग में सेल्स को तोड़ना। और हमने इससे पहले बताया था कि सेल्स का निर्माण कैसे होता है। सेल्स का निर्माण पुरानी सेलों से ही नवी सेलों का निर्माण होता है। तो उन सेलों को कौन तोड़ता है? उन सेलों को तोड़ता है हमारा तारक काय। तारक काय इन सेलों को तोड़कर दूसरी सेल का निर्माण कर देता है। तो ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। यह केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे अंदर जैसे घाव हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस घाव जल्दी भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि हमारे अंदर तारक काय पाया जाता है। तारक काय आसपास की कोशिका को तोड़ उस घाव को भर देता है। उसके बाद बात करेंगे, यह लीवर में सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा अगर जिसका भी लीवर वगैरह खराब हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर वो अपने आप को रीग्रोथ यानी दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लेता है। अपनी छोटी छोटी कोशिकाओं को जोड़कर वो दोबारा निर्माण अपना कर लेता है। ठीक है, तो हम अपने लीवर का कुछ % हिस्सा किसी को दान कर सकते हैं। ठीक है, अभी घटना आई थी कि एक लड़की ने अपने पापा को अपने लीवर का लगभग 15 से 25% लीवर दान कर लिया था, क्योंकि उसका लीवर दोबारा से 2 महीने में दोबारा से रीग्रोथ हो जाएगा। इसलिए उसने अपना लीवर का 25% हिस्सा अपने पिता को दान कर दिया था। ठीक है, तो हम अपने लीवर का हिस्सा दान कर सकते हैं आधा। ठीक है, बाकी और जो अंग होते हैं उन्हें हम पूरा का पूरा दान करना होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन, यानी ब्रेन में जो हमारा ब्रेन होता है उसमें तारक काय सेंट्रोसोम सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड 90% हमारा न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है और 10% ग्लियल सेल से बना होता है। तो जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है उनमें कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जब वो पाया नहीं जाएगा तो आपने देखा होगा जिस प्रकार गाड़ी चलाने वाले को हेलमेट जरूरी होता है, क्योंकि अगर सर पे चोट आ गई तो वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ठीक है, उसे हेलमेट पहनने का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
ब्रेन यानी ब्रेन के बात कर ली तो ब्रेन में भी ट्यूमर होता है। ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में 10% गिलियल सेल होती है, उन्हीं की वजह से ब्रेन में ट्यूमर होता है। उनकी यानी गिलियल सेल में ही कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से ही दूसरी सेल बन जाती है। आपने देखा होगा जैसे प्रकार वो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर छोटे छोटे ट्यूमर यानी जो चर्बी होती है, चर्बी की छोटी छोटी गांठें बन जाती है, उसी को ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर का रूप ले लेती है। ठीक है, अब माइंड में गिलियल सेल होती है, वहीं पर कोशिका विभाजन ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो दूसरा एक छोटा सा अंग बन जाता है वो, तो वो अंग बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है माइंड में। ठीक है, तो उसकी वजह से आदमी को मृत्यु हो जाती है। वो किसकी वजह से होता है? हमारा ब्रेन यानी गिलियल सेल की वजह से। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में भी ट्यूमर होता है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ कोशिका विभाजन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतनी स्क्रीनशॉट मत लीजिए भी, आप यहाँ पर देख भी लीजिए गोल्जी बॉडी ये सब होती कैसे है। देखो गोल्जी बॉडी हमारी ऐसी दिखाई देती है, सेंट्रोसोम हमारा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, और वैक्यूल्स ऐसी दिखाई देती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखाई देती है। आप इस चित्र का बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आप इसको अपने नोट्स भी बनाइए यहाँ से। ठीक है, आपको नोट्स वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पीडीएफ फाइल बनाते जाइए। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कम करना। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लो, आराम से पढ़ो। ठीक है, एग्जाम नजदीक है। आगे बात करते हैं अपने कोशिका अंग की, यानी जो हमारा अगला कोशिका अंग है वो है अंत्यपर्दव्य जालिका, यानी इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी आकृति यहाँ पे ये दिख रही होगी आपकी, ये एक तरीके से खुरदरी होती है और एक तरफ से होती है हमारी स्मूथ यानी चिकनी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, इससे पहले सुना भी होगा आपने कि जो हमारी ये खुरदरी जो साइड होती है, ये हमारी खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं, और जहां पर राइबोसोम चिपके रहते हैं इसके अगले हिस्से में, वहां पर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इससे पहले पढ़ा हमने कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब इसकी जो हमारी स्मूथ साइड यानी चिकनी वाली साइड है, उसमें हमारा वसा का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर लिपिड जमा रहता है, और जहां पर लिपिड होता है वहां पर हमारा वसा का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो खुरदरी साइड होती है, इसमें चूंकि हमारा राइबोसोम चिपके रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसे कोशिका का अंत यानी आंतरिक कंकाल कहा जाता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार मकान वगैरह जब लेंटर जो छतियां डाली जाती है तो हम उसमें सपोर्ट के लिए लकड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो लिंटर हमेशा यानी जो छत है पिचके ना। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा कोशिका कंकाल का काम करता है। जिस प्रकार हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां हमारे जो ये मांस होता है, इस मांस को नहीं जो उभरा के यानी जो हमारी मांस आदि मांसपेशियां होती है, ये सब किसके सारे टिकी रहती है? हमारी हड्डियों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमारा कंकाल हमारा कंकाल यानी हड्डियां जो होती है हमारी, उसे तो हम कंकाल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये कोशिका की हड्डियां कहलाती है, यानी कोशिका का कंकाल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम राइबोसोम की, यानी राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम राइबोसोम को। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बनाने में हमारा आरएनए बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कौन बनाता है प्रोटीन? आरएनए। तो आरएनए कहाँ होता है? राइबोसोम में, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद इसकी खोज पेलेडे ने की थी, पेलेडे नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो राइबोसोम कहां कहां पाया जाता है? तो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी हमारा अंत्यपर्दव्य जालिका, जीव द्रव्य नहीं, ये जो बाहर का जो हमारा कोशिका द्रव्य है जीव द्रव्य में पाया जाता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारा राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ये हमने इससे पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी संख्या खुद बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम होगा तो उसमें आरएनए भी होगा, आरएनए भी होगा उसमें डीएनए भी होगा, तो उसका मतलब वहां पर हमारा दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होता है राइबोसोम। हमारा कितना प्रकार का होता है? 2 टाइप का, यानी 17S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, यानी वहां प्रोटीन कम बनेगा, और SC टाइप का होता है हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर यानी हमारे सेल में तो वहां प्रोटीन ज्यादा बनेगा। तो हमारे आपने देखा होगा जैसे एनिमल जितने भी होते हैं, तो हम जैसे मुर्गे का मीट खा लेते हैं, बकरे का मीट खा लेते हैं, तो हम क्या खाते हैं? उनकी सेल्स। क्या खाते हैं? उनकी सेल्स यानी कोशिका, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनाता है उत्तक यानी जो मांस होता है, उस मांस को हम खाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है, और राइबोसोम होगा तो उसमें प्रोटीन भी होगा। तो प्रोटीन कितना होता है? 10%। तो 10% प्रोटीन लेते हैं हम, यानी जब हम मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आरबीसी। इसमें आरबीसी में राइबोसोम तथा
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। आपने देखा होगा अगर किसी का आप ब्लड पियोगे, उस ब्लड में से अगर हम प्लाज्मा तथा आदि WBC और हमारा प्लेटलेट्स अलग कर दे और खाली RBC ले ले, उस RBC को अगर हम पी जाए तो हमें उससे प्रोटीन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, बाकी प्लाज्मा वगैरह में इन सब में होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा वगैरह खून में प्रोटीन होता है, पर RBC में प्रोटीन नहीं होता। RBC को खून से अलग कर दे, क्योंकि खून हमारा कई चीजों से मिलकर बना होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और तथा प्लाज्मा। अगर इन चार चीजें, तीन चीजें अलग कर दे और खाली RBC निकाल ले तो उसमें प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सीलिया तथा फ्लैजिला। ये 90 हमारा कोशिका अंग है, सीलिया तथा फ्लैजिला। आपने देखा होगा कोशिका हमारे छोटे छोटे कोशिका के ऊपर एक बालनुमा संरचना होती है जिसे फ्लैजिला कहते हैं। इन्हीं फ्लैजिला की मदद से यह कोशिका गति करती है। यानी जो एक कोशिका जीव होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा फ्लैजिला होती है जिससे वो गति कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यानी DNA RNA ये अलग चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर आप थोड़ा सा बस परिचय दे रहे हैं इसका। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो इसकी दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। आपने इसकी इस आकृति देखी होगी, यानी एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, यानी दो क्रोमोसोम मिलकर यानी जोड़े के रूप में रहते हैं। और इसलिए हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने सूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, तो उन क्रोमोसोम में क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? हमारा केंद्रक में। ये केंद्रक है, इस केंद्रक में मैंने दिखाने का प्रयास किया है, क्रोमोसोम है। यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? RNA DNA तथा जीन्स। ठीक है, तो DNA हमारा क्या काम करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा यानी जो संदेशवाहक होता है। आपने देखा होगा इंसान को इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, बकरी को बकरी के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ऐसे जीन मिले हैं कि वो जीन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इंसान का बच्चा पैदा होता है। अगर वही जीन हमारे बकरी के पहुंच जाए किसी के शरीर में, तो बच्चा किसका पैदा होगा? तो बच्चा होगा बकरी का पैदा। ठीक है मेरे, तो बात करते हैं हम यहाँ पर। यानी ये फीमेल्स में होते हैं 44+2y, यानी जो हमारे मेल्स में होते हैं 44+2y, यानी हमारे अंदर 2y नहीं होगा, 2xy। ठीक है, x+y, x और y, यानी हमारे मेल में होते हैं x और y क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर यही पेयर सिर्फ डिसबैलेंस होता है, और मेल्स में होते हैं 44+2x, यानी यहाँ पर डबल x होता है और यहाँ पर x और y दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताएंगे कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की पैदा होती है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट। अब हम अपने लास्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लवक। ठीक है, यह लवक पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जबकि अगर पूछे कि मानव सेल्स में यानी एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। जबकि प्लांट्स में सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। ठीक है, तो बात करते हैं लवक क्या क्या काम करता है। तो यह पादपों में सबसे बड़ा होता है। यह लवक रंग आदि प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो यह 3 प्रकार का होता है। अब इन तीनों के हम यहाँ पे कार्य पढ़ेंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और हमारा क्रोमोप्लास्ट, यानी हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी यानी ये रंग बिरंगा, जो वनस्पति में जो वनस्पति रंग बिरंगी होती है वो हमारे क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होती है। हम में क्रोमोप्लास्ट नहीं पाया था, हम में कोई रंग वगैरह नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। जब क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश आकर टकराता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया चलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर ऊर्जा प्रदान करती है, और उसमें से क्या निकलता है बाहर? ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। बात करते हैं हम हरे फल, पत्ती, तना आदि, ये हमारे उनमें भोजन का निर्माण करता है। यानी क्लोरोफिल में जब क्लोरोफिल जहां पर होता है वहां पर हमारा यानी इनका श्वसन चलता है और वहां पर भोजन का निर्माण होता है। भोजन इनका होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो किसी प्रकार की शर्करा हो सकती है यानी ग्लूकोज आदि। ठीक है, बात करते हैं यानी जो ये हमारा हरित लवक होता है, क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों में श्वास क्रिया होती है। पेड़ पौधा का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है। बात करते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यानी यह भोजन को सिर्फ स्टोर करता है, भोजन को बनाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और उनको जो भोजन जैसे ज्यादा भोजन बन जाता है तो उसका स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा ल्यूकोप्लास्ट। यह ल्यूकोप्लास्ट जहां भोजन की आवश्यकता होती है वहां पर उसको भोजन को ट्रांसफर करता है। कौन करता है वहां पर भोजन को ट्रांसफर? हमारा फ्लोएम हमारा हार्मोन्स होता है पेड़ पौधों का, जो हमारे सभी पेड़ पौधों में खनिज पदार्थ आदि का यानी ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो
अब ये लवक हमारे ल्यूकोप्लास्ट लवक 2-3 प्रकार के होते हैं। मंड लवक स्टार्च का स्टोर करता है, स्टार्च का स्टोर करता है, जिस पर यह स्टार्च पाया जाता है। जैसे हमारे जितने भी हमारे स्टार्च यानी मीठे वगैरह फल वगैरह आदि होते हैं, ऐसे इन पेड़ों में हमारा स्टार्च भोजन का स्टोर करता है। उसके बाद प्रोटीन लवक यानी यह प्रोटीन का स्टोर करता है, यानी दाल वगैरह का आदि में प्रोटीन यानी जो प्रोटीन लवक है वो हमारा वहां पर उसका प्रोटीन का यानी स्टोर करता है। और तेली लवक यानी मूंगफली आदि वगैरह इन सब में हमारा तेली लवक पाया जाता है, वो क्योंकि वहां पर ये हमारे वसा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक ये अपने पढ़ा था अवर्णी लवक, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, इसका काम भोजन को स्टोर करना है। 3 प्रकार से भोजन स्टोर होता है, यानी मंड लवक द्वारा स्टार्च का स्टोर होता है, प्रोटीन लवक द्वारा प्रोटीन का स्टोर होता है, और तेल लवक द्वारा वसा का स्टोर होता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, यानी रंग बिरंगा होता है ये। ठीक है, तो ये रंग प्रदान करने का काम करता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से फूल होते हैं पेड़ पौधों, यानी उनके पत्तियां वगैरह अलग अलग होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, बात करते हैं, यह कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है? कीटों को आकर्षित। ये कीटों को आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि जब कीट आते हैं तो इसके रंग को देखकर कीट उस फूल पर बैठते हैं। जिस प्रकार इनमें यह परागकण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। जितने कीट होते हैं तो कीट अपने पंजों में किसको फैलाकर ले जाते हैं, यानी उसके हमारे जो मेल या फीमेल जो फूल होते हैं तो उनके जो शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है? हमारा कीट। ठीक है, तो कीट आकर बैठते हैं फूलों पर। ठीक है, वो आते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें शहद मिलेगा, पर वहां पर शहद नहीं होता वास्तव में, वो सिर्फ एक जाल बिछाया होता है फूलों द्वारा। ठीक है, वो रंग बिरंगे फूल जो होते हैं उन पर आकर कीट बैठते हैं और वहां पर वो बैठकर सिर्फ जाते हैं और उनके पंजों पर वो शुक्राणु चिपककर वो जब फीमेल फूल पर बैठते हैं तो वहां पर उनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार फूलों में निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे कुछ लवक हैं और ये हमारे कुछ रंग है। ठीक है, तो कैरोटीन से क्या मिलता है? हमारा गाजर का जो लाल रंग होता है हमारा कैरोटीन की वजह से होता है। विटामिन यानी चुकंदर, विटामिन की वजह से चुकंदर का लाल रंग होता है, चुकंदर जैसा जो रंग होता है। उसके बाद लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। उसके बाद जेंतोफिल की वजह से पीला रंग होता है। क्या होता है? पीला रंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैप्सेथिन यानी आपने देखा होगा कैप्सेथिन यानी जब मिर्च का जो लाल रंग होता है हमारा कैप्सेथिन की वजह से होता है कैप्सेसिन यानी ये इससे होता है मिर्च का तीखा रंग। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको फैलाइए। ठीक है, किसी को अच्छी जानकारी मिले और किसी का भी भला हो जाए। ठीक है, तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप इसको हमारे चैनल को यानी सपोर्ट कीजिएगा। और हमने अपने चैनल का नाम बदलकर अब सनराइज स्टडी हब कर दिया है, पहले इसका नाम PKS क्लासेस था। ठीक है, तो PK सर क्लासेस तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।